ताकि तुम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेवल को उठा सको। एक नाम था भाई ज्वाला सिंह। तो ये अगर ऐसे कुछ नए नाम आ जाएं तो नाम को देख के ये खुजली नहीं करनी है कि ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। एग्जामिनेशन कभी भी गलत नाम नहीं देता। वो जानता है कि बच्चे ने जनरली 90% बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वो सही नाम ही देगा। अनजान नाम यदि शक पैदा नहीं कर रहा है तो वो सही ही होगा। अगर नाम लिख रखा है मान लो शाहरुख खान, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। नाम बहुत सिंपल होगा और आपका मन करेगा कि ये तो गलत ही होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नाम सही होता है। जैसे बाबा वैसाखा सिंह, ये भारत के अनसंग हीरोज है जिनके नाम हमें कहीं सुनने को नहीं मिलते। उन्होंने सबसे पहले जो है शुरू किया। और कमाल की बात क्या है, एक अमेरिकन थे मिस्टर फेल्प्स या फेल्प्स कह लो। मिस्टर फेल्प्स ने एक सोसाइटी बनाई जिसको कहते हैं इंडो अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन। बताओ, सोच सकते हो, अमेरिकन बना रहा है, इंडो अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन बना रहा है गदर पार्टी के लोगों के लिए। उसने इंडियन के मदद के लिए ऐसी एक पार्टी बनाई, शुरू की। और शिकागो हो गया, वैंकूवर हो गया, और मौलवी बरकतुल्ला, नाम सुना है किसी ने मौलवी बरकतुल्ला का? यस सर, बरकतुल्ला नाम तो सुना सर। हाँ, कहाँ सुना है? तो मौलवी बरकतुल्ला भी जो है वो तारकनाथ दास की तरह एक गदर लीडर थे। अब ये रोहित को जा चले गए सारे नाम। रोहित फिर भी कुछ नहीं बोले जा रहा है। तो रोहित बोल देना है। नहीं सर, मैं यार तारकनाथ जो आपने बताया वो नाम तो मैंने सुना है गदर पार्टी से रिलेटेड। अबे मैं कह रहा हूँ मैसेज चैट बॉक्स में तेरे को जाए जा रहे हैं, तो तू देख ना कि मेरे पास ही आ रहे हैं, सबको नहीं जा रहे हैं। मतलब साला तुम ऐसे हो, तुम्हें अगर कोई स्ट्रेटेजिक काम दे दिया जाए तो ठीक भी हो रहा होगा ना, तो तुम बम गिरवा दोगे वहीं पे। महान हो तुम सब लोग, महान महान, मतलब महान हो, महान, गजब। तुम्हें देखकर जुनून आता है, जुनून। सो रहा हो आदमी तो जाग जाए, इतने तुम मोटिवेटेड हो सब। क्यों? एक और नाम भी मैंने आपको पहले बताया था, रामनाथ पुरी। सुना है किसी ने रामनाथ पुरी का नाम? सचिन जी, रामनाथ पुरी का नाम नहीं सुना? यू ऑल्सो? हे गर्ल, तो क्या पढ़ा है फिर तुमने? रामनाथ पुरी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होंगे। उन्होंने भी 1906 1910 के बीच में और बाद में बहुत मदद की। तो मैं ये कुछ नाम इसलिए बता रहा हूं कि इन लोगों ने हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाने में रोल प्ले किया। जीडी कुमार का नाम तो सुना होगा, ये तो आपकी स्पेक्ट्रम चाचा में दिया हुआ है, जो 2 नाम उसने दे दिए, बस उतना ही है। स्वदेश सेवक, ये नाम तो सुना होगा, सुना है भाई? क्या नाम है? सचिन, सचिन जी, यस सर। सुना नहीं सुना? रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। कमाल है यार, एक बार नाम सुनते ही रिकॉल होना चाहिए, ऑफिसर बनने की पहली निशानी। रिलैक्स रहोगे, हमेशा याद रख पाओगे। प्रेशर लोगे, सब कुछ भूल जाओगे। अपने आप पर भरोसा करो और ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी बहुत जरूरी है, बहुत। तो गदर मूवमेंट सीरियसली हुई जब हमारे लाला हरदयाल जी आ गए। गदर दी गूंज, जुगांतर आश्रम रख दिया उसका नाम, हेडक्वार्टर का नाम हमने पहले भी बात की थी। और गदर जो है वंदे, उसके एक कोने पे वंदे लिखा होता था, एक कोने पे मातरम लिखा होता था। वंदे मातरम, कोई रिलीजन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जब चीजें आप जब समझोगे तो आपको और क्लैरिटी से चीजें समझ में आती जाएंगी। सर मीनिंग क्या है वंदे मातरम का? वंदे यानी कि झुकना, नमन करना। मातरम यानी माता को नमन करना। वंदे मातरम संस्कृत शब्द है, आनंद मतलब भट्ट ने कहा।
बोल भाई। मतलब हाथ जोड़कर झुककर वो अपने देश को नमन कर रहे हैं। हाथ जोड़ो, भारत माता को। चाहे ऐसे करो, लेकिन करो पूरी ईमानदारी से। चाहे बम फेंक के वंदे मातरम बोलो, हैं, चाहे फेरे हो रहे हैं, याद आ रहा है कोमल को जाके मुझे पढ़ना है, तो खड़ी हुई वंदे मातरम और चल पड़ी वहां बीच में। ऐसा भी हो सकता है। क्रांतिकारी लड़कियां ऐसी थी, डिग्री ले रही हैं और मार दी गोली। पिछली बार एचपीएससी ने पूछी थी 3-4 एक साथ, इस बार फिर से पूछेगा ऐसा ही। लड़कियों के नाम थे सर। हाँ, लड़कियां नहीं थी वो, क्रांतिकारी बालाएं। लड़कियां बोलोगे तो नाम भी याद नहीं होंगे। क्रांतिकारी बालाएं। बिल्कुल, इज्जत दो शब्द को, उसी टाइम याद हो जाएगा। नहीं तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी याद नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ोगे, फिर भी याद नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उसका मॉन्यूमेंट देखने जाओगे, फिर भी याद नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उसके घर वालों को ढूंढोगे, फिर शायद याद हो जाए। तो इतना मुश्किल क्यों बनाना। इज्जत वहीं दो उस चीज को, अपने आप याद हो जाती है। इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, रटे जा रहे हो, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो। 2 मिनट के लिए सोचो कि तुम सुंदरबन डेल्टा में हो, अगले 5 मिनट में तुम डूब जाओगे, तुम मर जाओगे, मगरमच्छ तुम्हें खा जाएंगे, या 50 डिग्री टेम्परेचर में तुम सड़ जाओगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे, अबे तुम नया कॉन्सेप्ट भी बना दोगे, लेकिन तुम्हारी सोच जो है चपड़ासियों वाली एकदम। मतलब बड़े आदमी नहीं सोचने जाते, विचारों को ऊपर उठाओ खुश होकर। कैसे याद नहीं होगा, एक बार में याद हो जाएगा। पोस्ट कोई बड़ी छोटी नहीं। कई बार हम छोटे छोटे व्यक्तियों से जो रिक्शा भी चला रहे हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कई बार बड़े बड़े आदमी से हम कुछ नहीं सीख सकते। तो कैसे याद नहीं होगा सचिन जी, आप तो एक बार में याद रख सकते हैं। हैं? कोशिश हेलो। करेंगे सर, अब से ऐसे ही सोचने की। नहीं, आप करोगे, कोशिश मत बोलो मैं करूंगा। कोशिश करूंगा का मतलब होता है कि अपने आप से थोड़ा सा झूठ बोल जाओ, रोहित बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़ रहा हूँ, और पढ़ाई हो रही है, हाँ हो रही है। अरे वो तो 25 साल तक होती रहेगी, थोड़ा ना कुछ होगा। फेस करो अपने आप। कोमल ने बोला मैं क्लास करना चाहती थी, बस उसका खून उबला होगा बस में कि मैं क्लास नहीं कर पा रही, लेकिन उसने क्या किया उसके बदले, कुछ ना किया उसने। अरे किताब खोलती, वहीं शुरू हो जाती, वहीं पुराना लेक्चर सुनती, बगल में जो बस में बैठा हुआ था उसको हिस्ट्री पढ़ाने लगती। नहीं किया। मैंने आपका लिया है लेक्चर सर, मैंने बस में ही लिया है एक लेक्चर। हाँ बस में लिया, देखो एक लेक्चर। फिर सर वो पागल नहीं कहते इसे, उन्हें हिस्ट्री पढ़ाने लगती है। बहुत अच्छी बात कही सचिन जी आपने, वाह, बहुत अच्छी बात कही। ये सारे क्रांतिकारी, सीरियस एस्पिरेंट, अगर उसको कोई पागल नहीं कह रहा है और सब उसको नॉर्मल मान रहे हैं और नॉर्मल उसको गले लगा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 25 जन्म ना होगा। यस। शुरुआत ही वहीं से होती है, जब आप अपने घर में ही अबनॉर्मल बनना शुरू हो जाते हो। घर वाले भी अबनॉर्मल मानते हैं और बाहर वाले तो आपका बहिष्कार कर देते, तब सिलेक्शन के लक्षण बढ़ते हैं। और जब सिलेक्शन होता है तो आपकी पूजा होती है। कलेक्टर अगर खड़ा होके रोहित को गले लगा देगा, तो रोहित को आईसीयू लेके जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक हो गया रोहित को, क्यों हुआ, कलेक्टर ने गले कैसे लगा दिया, मैं, मेरे को क्यों गले लगाया, मैंने क्या गलती की है, मैंने गलती क्या की थी, मुझे गले क्यों लगाया, ऐसा हो जाएगा। हाँ हम नहीं झेल सकते हैं। अभी नरेंद्र मोदी कोमल को फोन कर दे, कोमल को देखना है कि वो हैंडल कर सकती है नहीं कर। समझे सचिन जी। यस सर। तो ऐसा नहीं है, विचार बदलो, सोच बदलो, देश बदलो, नॉर्मल। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सॉल्यूशन दो भाई, सॉल्यूशन दो। उसी समय में क्या चीज हो सकती है, आंसर में सॉल्यूशन लाने हैं। यस सर। एक सॉल्यूशन ले आओ सिंपल सा, और उस पर अड़िग रहो। मैं एक पॉलिथीन रोज नहीं फेंकूंगा, मैं दूध की थैली की जगह दूध डोली में लाऊंगा, ये भी सॉल्यूशन है। मैं अपने घर में किसी को सिगरेट दारू नहीं पीने दूंगा, ये भी सॉल्यूशन है। मतलब एक बात बता रहा हूँ जो एथिक्स में आपको लिखने पड़ेंगे। और जो खुद पीता हो सर वो। जो खुद पीता हो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ दो, लेकिन फिर उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो पीने और ना पीने वालों से आगे बढ़ जाए। आप समझे मेरी बात को। जब उनसे पूछा जाता था
गदर में जब एडवर्टीजमेंट छपता था यूपीएससी की तरह, तो उसमें लिखा जाता था सैलरी क्या मिलेगी, मृत्यु दंड, ये सैलरी है। अवार्ड क्या मिलेगा, शहीदी। पेंशन क्या होगी, आपका देश आजाद हो जाएगा, पेंशन है ये। और काम करने की जगह कौन सी है, हिंदुस्तान। अब बताओ आप, फिर भी लाखों युवक खड़े हो जाते थे। तो यानी कि चाइना से लेकर, फिलीपीन से लेकर, मलाया से लेकर, सिंगापुर, सुमात्रा, हांगकांग, सभी लोग ईगर थे। अमेरिका, कनाडा, हांगकांग के गुरुद्वारे भर जाते थे लोगों से। जापान में लोग खड़े होके एकदम मतलब इंडियन जैसे पागल होते थे कि मेरा नंबर कब आएगा। इसीलिए कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ। ओके, कोमागाता मारू सुना है किसी ने नाम? यस सर। यस। सर ये एक जहाज का नाम था कोमागाता मारू, सैन फ्रांसिस्को से चलता है, बाद में इसको सैन फ्रांसिस्को चलता है? सैन फ्रांसिस्को से गुड़गांव लेके आओगे क्या? नहीं सर, ये हाँ। इसको कहीं और जाना था, नहीं, लेकिन चलता वहां से कहाँ से है ये, चलता कहाँ से है, चलिए बताइए। हैं, जहां मर्जी से चला दिया आपने। सैन फ्रांसिस्को से हॉलीवुड, क्यों? नो सर। देन सैन फ्रांसिस्को में जहाज चल भी सकता है, पहले ये सोच। हवाई जहाज है कि पानी का जहाज है? सर वो अमेरिका से ही आएंगे ना सर, यूएस से, यूएस से कहाँ क्योंकि आएंगे, इंडिया? नहीं सर, इंडिया नहीं आना चाहते थे वो। तो वो यूएस से कहाँ जापान जाना की चाहते? तरफ जाना चाहते थे, यूएस लेकिन से, उन्हें जाने। यूएस से जापान जाना चाहते थे, मतलब जापानी सीखनी थी उनको, क्या करना था। आज की डेट में हिंदुस्तानी यूएस से जापान जा रहे हैं, नो सर। तब क्यों जाएंगे? हैं, मैं बट गया सर हूं वो जापान भाई, मैं गया हूं। 2 हफ्ते लगते हैं दो जापानियों को आपस में फर्क करने में, सारे एक जैसे लगते हैं। 2 हफ्ते लग गए मुझे। ओ योर नेम इज, ओ ओके, योर नेम इज, ओ कुमातो, हाय। 2 हफ्ते लग गए कि भाई दो लोगों की शक्ल अलग अलग है। तू कह रहा है सैन फ्रांसिस्को जापान जाएंगे। सर था तो जहाज ही, बाकी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ हाँ, जाता है भाई, बस आता ये गलत कोलकाता बात में। देखो। था जहाज, कहाँ से कहाँ जाता है, यही है सोचने वाली बात। था तो जहाज, बताओ। जहाज में मैं भी गया हूँ भाई, जापानीज जहाज में मैं बैठा हूँ, निप्पुन मारू। मेरे जहाज का नाम निप्पुन मारू था, फोटो दिखा दूंगा। यूपीएससी पूछ लेगी सर ये भी, क्या चीज? निप्पू मारो। अरे मेरे जहाज का नाम यूपीएससी क्यों पूछ लेगी, पागल हो रहा है? मैं तो बता रहा हूँ। तो ये वो नहीं तो है। तुम बोलो कोमल, कहाँ से कहाँ जाएगा जहाज? जल्दी बोल, नीचे क्या देख रही है? कहाँ से कहाँ जाएगा जहाज? पानीपत से करनाल, करनाल से गुड़गांव, गुड़गांव से पानीपत। भाई जहाज जाएगा, सोचो खुद सचिन जी, वो सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएगा। वहां से चला था सर। वो वहां से भी नहीं चला था, गलत, यही गड़बड़ कर दी बस आपने। आपने पढ़ते कनाडा से टाइम, चला था सर, वो कनाडा से। ये भी देखो आप पहुंच रहे हो, लेकिन फिर भी आप गलत हो। कनाडा से चला नहीं था, उसको कनाडा पहुंचना था। और फिर उसको उनको वापस भेज दिया जाता है सर। हाँ बिल्कुल सही बात, लेकिन वो चला कहाँ से था वो? अब तू कह रहा है सैन फ्रांसिस्को चल के कनाडा चला गया, ऐसा कह रहा है? फिर आ गया है, आधा सही हो गया मामला। अब सोच कहाँ से चल सकता है वो? हिंदुस्तान से चल सकता है? नहीं सर। नहीं चल सकता। अफ्रीका से चल सकता है? नहीं। नहीं चल सकता। तो रह क्या गया? ऑस्ट्रेलिया से चलेगा? नहीं सर। नहीं चलेगा। सिंगापुर से चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। तो रह क्या गया दुनिया में? ब्रिटेन। ब्रिटेन, यूके से, यूके से चलेगा? यूके से हो वो सकता है उससे भी ऐसा? नहीं चला। नहीं चल सकता। कौन सा नॉर्थ देश रह गया? अमेरिका। साउथ अमेरिका से आके वो वहां क्यों जाएंगे? जहाज से अंदर अंदर चले जाते बावड़े। फिर जहाज कहां से चल सकता है? जापान से चल सकता है? नो सर। क्यों? क्यों नहीं? जापान से कनाडा क्यों नहीं चल सकता? चल सकता है चल सकता है, वहीं से चला था। सर, तो इतना तो जा ही रहा था, मैं जापान भी नाम लिया था, कनाडा भी लिया था, नहीं, आपने सैन जापान का नाम फ्रांसिस्को भी नहीं लिया था। लिया। जापान का नाम आपने कहाँ लिया? पर मैं जापान पहुंचाया बजाय चलने के। हाँ, वही गलत कर दिया आपने। यानी जब आप पढ़ रहे थे, तो पढ़ते टाइम आप जोश में बहुत थे। आप कैफी आजमी बन गए थे पढ़ते पढ़ते। पढ़ना है भाई, कैफी आजमी नहीं बनना। कैफी आजमी क्या होता है सर? क्या होता है नहीं, कौन थे? शबाना आजमी के पिताजी बहुत महान पोएट हैं वो। उनकी पोएट्री में अंगारे थे, अंगारे। मुझे उनका कोई डायलॉग याद नहीं है, वरना कैफी आजमी साहब की पोयम आज की डेट में अर्बन नक्सल बना दे आदमी को।
ऐसा कहा जाता है। तो यानी कि एक बार पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, सेंसेशनल उसके अंदर चले जाओ, बर्डन लेके मत पढ़ो। अभी कल ही मेरा एक स्टूडेंट है, डिप्टी कमिश्नर है वो, तो वो मुझे फोन पे बोल रहा है सर मैंने आप बिपिन चंद्रा दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। मैंने कहा अच्छा। बोला सर अब समझ में आया, अब समझ में आया सर। मैंने कहा क्या समझ में आया? कि सर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि क्यों एकदम रिवोल्ट हुआ, उसका एक कारण था, मिशनरीज वर रोमिंग इन द कैंटोनमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज वर रोमिंग इन द कैंटोनमेंट, वो घूम रहे थे वहां और उससे धर्म परिवर्तन कर रहे थे सर। तो लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश हुआ होगा, कितने वो डर गए होंगे, अब सर समझ में आया। बोला सर पहले तो पढ़ने का बर्डन था ना। मैंने कहा हाँ, ये बात समझने में उसको मात्र 12 साल लगे। तो बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, रिलैक्स, एक बार पढ़ लिया काम हो गया। क्वेश्चन तो पीटी के यूं निकलेंगे, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, वही बात है, हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि समझ भी नहीं आएगा। तो गदर मूवमेंट का जो फेलियर हुआ भारत में, एक डकैती थी जिसका नाम था चाबा डकैती। चाबा डकैती, क्योंकि भाई औजार भी इकट्ठे करने, हथियार भी इकट्ठे करने, ये डकैती हुई और इस डकैती में जो है पकड़े गए लोग और अपराइजिंग की चक्कर खत्म हो गए। एक से एक पकड़ा गया, एक ने दूसरे की खबर दे दी। कुछ इंडियंस भी, ऑब्वियसली हिंदुस्तानियों का बेड़ा पार और बेड़ा गर्क हिंदुस्तानियों ने ही कराया है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पकड़े गए। और लेकिन उसमें भी हमें मालूम है कौन थे, कौन थे वो जिसको भगत सिंह अपने गुरु मानते थे, बताइए? बाल गंगाधर तिलक। अरे भाई भगत सिंह के गुरु सरदार सराबा सिंह सर। करतार सिंह सराभा। देखा फिर आपने जल्दबाजी कर दी सचिन जी। आता है, आइसक्रीम खानी है लेकिन एक बार में पूरी नहीं खानी, नहीं तो गिर जाएगी। करतार सिंह सराभा तो वो भी थे। तो इसीलिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बना, पहला केस बना गदर के खिलाफ, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। जो अपने भगत सिंह एंड पार्टी है वो तो सेकंड वाला है, तो वही है। तो अमेरिका से लेकर भारत तक जो गदर ने किया, वो आज भी, अगर आप जब अमेरिका जाओगे तो वहां पे गदर हाउस है, अभी भी हमने प्रिजर्व किया हुआ है। ट्रिब्यूनल बनी, सजा दी गई, फांसी दी गई और बहुत सारे महान लोगों ने अपनी शहीदी की। ये सब हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास। बहुत सारे 7 लोगों को, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, विष्णु गणेश पिंगले, ठीक है, इनको भी सजा दी गई। हरनाम सिंह, एक बहुत फेमस नाम था हरनाम सिंह, इनको भी, ये सबको फांसी की सजा दी गई थी। अब हम एक नाम जानते हैं एग्जामिनेशन, उससे आगे वाला नाम ले आते हैं। तो करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, हरनाम सिंह, बख्शीश सिंह, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनका हमारी किताबों में कोई जिक्र नहीं है। आप ही की जानकारी के लिए बता दूं सचिन जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने आज ही अभी अपनी वेबसाइट के ऊपर, कल जो हमने चर्चा की थी भारत के पार्टीशन के ऊपर, उसमें उन्होंने लिख दिया है अपनी टेक्स्ट बुक्स में कि भारत का पार्टीशन का कारण तुष्टीकरण की नीति रही है कांग्रेस। जो कल हमने इतनी विशाल, तुष्टीकरण, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, कल ही, आज ही आया है न्यूज़पेपर में और कल ही देखो हमने चर्चा की। तो वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ, सिंपल तरीके से काम कीजिए। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वो गलत को गलत नहीं कह रहे हैं, वो उनके आइडियाज को जगह दे रहे हैं। हाँ, जैसे अब आप पढ़ नहीं रहे हो लेकिन मैं फिर भी कहता रहूं, हाँ पढ़ रहा है यार, तू पढ़ तो रही है, अच्छा तूने 2 ही पेज किए, चल 2 मैं कर लूंगा, तो इससे तेरा 2 का बर्डन कम हो गया। और लास्ट में तू मुझे आंख भी दिखा रहा है, 2 पेज करवा दिए बे तूने, फिर भी देख मेरा सिलेक्शन ना हो रहा है। हाँ बे 1 पेज और कर दूं, फिर मैं 3 पेज करूंगा, फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लास्ट में तू छाती पीटेगा, अबे तूने साले मेरे इतने साल, मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई, मेरा पैसा डुबा दिया, सिलेक्शन तो मेरा ना हो रहा है। ये भी अपीजमेंट थी, सही को सही ना कहना अपीजमेंट थी, अपनी मनमानी करना और फिर भी गोदी में बैठना अपीजमेंट है। ब्याह में जाना और खूब खाना, नाचना और उसके बाद लास्ट मोमेंट तक वहीं रहना और उसके बाद मौका देखना कि और कितनी देर रुकूं, वो भी अपीजमेंट है। लेकिन बीच में आ जाना अपीजमेंट नहीं है।
समझे? सर ये मेरे Yes, पापा sir. का डिसीजन था। अरे तो पापा का तो जीवन, पापा की अलग, पापा का तो ना, पापा का तो छोड़ तो के सर आना अभी। सर पापा का घर वाले तो थे ना। तो वही तो मेरे बात है। सर या मैं फिर वही मूर्खों वाली बात कर रही हो। पापा वहां थे, वो अपीजमेंट नहीं है। तुम वहां पूरा टाइम रहती तो वो अपीजमेंट होता। तो सर पूरा टाइम ही रही हूँ सर। अब रात में पी रही तो हो रहे थे सर, मैं आ गई सर। तो तभी तो I'm मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने अपीजमेंट नहीं किया। मगर मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। समय लगेगा। नहीं सर, बुरा उसको। अच्छी बात है। तो मतलब आप समझिए कि जो है सेलुलर जेल, राष्ट्रीय स्मारक, ये सारी चीजें जो हैं, जो बने, ये भी हमारी एक पूरी हिस्ट्री दिखाती है, पूरा का पूरा। और उसके बाद जो है, मैं आपको अगर फोटो दिखाऊं टॉर्चर की, ये देखो, एक टॉर्चर की फोटो दिखाते हैं, टॉर्चर कैसे होता था। देखो, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मैंने ढूंढी थी। मैं इसका फोटो खींच के डालूंगा टॉर्चर का। ये देखो सेलुलर जेल है ये। दिख नहीं रहा यार ठीक से। हाँ अब दिखेगा। हाँ, अब दिखा सेलुलर जेल? ये दिख रहा बर्मा है में आपको? सर ये, हाँ? बर्मा में सेलुलर ये अरे भाई, मतलब तूने तो कहाँ कांड कर दिया। सेलुलर जेल भी तूने बर्मा भेज दिया, हद हो गया। कहाँ है कहाँ का सेलुलर जेल? हैं? नहीं पता था। हद होगी सचिन जी। आप मतलब बर्मा में सेलुलर जेल क्या करेगा? कहाँ है सेलुलर जेल? रोहित, रोहित बताएगा। सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, सिंगापुर, कहाँ है? बता रोहित। रोहित तुम बताओ कोमल, कहाँ है सेलुलर जेल? सर अंडमान निकोबार आए। अंडमान निकोबार में। सिंगापुर हो सकता सर, ना हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अंडमान निकोबार। अबे हमें हरियाणा और यूपीएससी देना है कि हमें पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन देना है? हैं? अभी तो सर सीखना है, पहले देने की तो देखेंगे अभी। आज बावड़ा हो रहा है तू यार। सीखना नहीं है, देना ही है। सीख लिया आपने, बहुत कुछ आता है आपको। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई बात नहीं। नहीं आता। ऐसा कौन सा कानून था जिसके लिए कहा गया था ना वकील, ना दलील और ना रोलेट एक्ट, अपील? रोलेट एक्ट सर। रॉलेट एक्ट। देखो बताओ, आप कह रहे हो सीख रहे हो, आपको पता है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की जब हम बात करें तो ये बता दो मुझे कि रॉलेट एक्ट जो आया, उसका निशाना किसकी तरफ था? हैं? रिवोल्यूशनरीज। वेरी गुड। और बता बता और। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो गतिविधियां हो रही थी उन पे रोक लगाने के लिए। बिल्कुल। और वेरी गुड। और एक आध पॉइंट आपको बता दूं। ठीक है, आजकल तो क्रांतिकारी बातें जब हम करते हैं तो हमें नींद आती है, हम थक जाते हैं क्योंकि वो चीजें बोरिंग लगती हैं। लेकिन फिर भी जिन्ना ने और आपके मदन मोहन मालवीय साहब ने और आपके एक और थे श्रीनिवास, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इन लोगों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन भी कर दिया था अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ठीक है जी, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इंडिया की जो प्रेस थी उसने भी इसको बहुत ज्यादा वो किया था, कंडम किया था। ओके। अब एक न्यूज़पेपर था लीडर, द लीडर। ये कहां से छपता था? लाहौर। एक न्यूज़पेपर का नाम था द कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ। ये कहां से छपता था? मद्रास। ठीक है। फिर उसके बाद एक और न्यूज़पेपर था देश भक्तान। ये भी कहां से छपता था? मद्रास। तो ये सारी एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं,
ये पीटी ओरिएंटेड है थोड़ा सा, ताकि याद रहे। और केसरी, केसरी कहां से चलता था बताओ चलो। महाराष्ट्र। चलो नागपुर मान लिया मैंने, उसके अलावा अगर एक और जगह भारत में बोलनी हो। पुणे। महाराष्ट्र में नहीं है वो जगह। पंजाब। बंगाल जाएंगे सर। हाँ वेरी गुड। पंजाब में कहाँ कोमल? नहीं पता। एक ही जगह हो सकती है पंजाब में तो जो छपेगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। लाहौर। वेरी गुड, लाहौर। सही बात है, लाहौर में छप सकता है। समझे? तो रॉलेट एक्ट ने इतना परेशान किया कि उसके लिए पूरा देश एक हो गया। और ऑब्वियसली वी ऑल नो इट कल्मिनेटेड इनटू द हिस्टोरिक ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, विच वाज वेरी वेरी ट्रेजिक। और उसके बाद की सारी चीज़ें आपको पता ही हैं किस प्रकार हुई। और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ने पूरे भारत का एक रुख बदल दिया। लेकिन उसको हमें समझना भी जरूरी है, खासकर ऑप्शनल अगर सब्जेक्ट किसी का होता है तो उसका एंगल दूसरा होगा। जनरल चीज़ें तो सबको पता ही होती हैं। तो पॉइंट यही है कि डायर, जनरल डायर और रेगिनाल्ड डायर दोनों का रोल था। और दो लीडर जो डिपोर्ट किए गए थे उनके नाम क्या थे? जो दो लीडर डिपोर्ट किए गए थे उनके नाम क्या थे? लेकिन उनको अंडमान नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी डिपोर्ट तो कर ही दिया था। बताइए क्या नाम था उन दो लीडर का? एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम क्या था? बताइए सचिन जी, बताइए दूसरे का नाम बताइए, कितनी बार पढ़ोगे? सर शायद ये था सत्यपाल ऐसा कुछ। हाँ, डॉक्टर सत्यपाल। देख के बोला बिना देख के बोला? बिना देखे सर। सही आपने 2-3 बार नाम लिया अच्छा अच्छा, मैंने 2-3 बार नाम लिया था। जब आप पढ़ा रहे। रोहित जी, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये किसका नाम है? वो आजाद का, जो पेड़ के नीचे गोली मार लेते अपने आप को, खुद को, मतलब हाँ? जो आजाद जी होते हैं, जो भगत सिंह के साथ थे, जो मतलब कहते हैं अंग्रेज की गोली से नहीं मरूंगा मैं। ये वो वाले आजाद हैं क्या? चंद्रशेखर। हाँ, ये वो वाले आजाद हैं, राम मोहम्मद सिंह आजाद। हैं? जो आईआरए से भी जुड़े हुए थे। व्हाट इज आईआरए? इंडियन रिवॉल्यूशनरी इंडियन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन। इंडियन रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन। वाह, सचिन और रोहित दो क्रांतिकारी नेता, अपने आप बना दिया नया। हैं? आयरिश आयरिश रिवोल्यूशनरी आर्मी, आईआरए। वो ठीक है, लेकिन ये राम मोहम्मद सिंह आजाद कौन है, बस ये बता दो मुझे। हैं? बोलो। बहुत महान क्रांतिकारी हैं सचिन जी, बताइए। उनका जो पोर्ट्रेट है ना गोल्डन टेम्पल में भी है। जलियांवाला बाग से जुड़े हुए हैं वो, राम मोहम्मद सिंह आजाद। हाँ? उधम सिंह। हाँ? उधम सिंह।
बिल्कुल, उधम सिंह। क्योंकि क्योंकि उधम सिंह मारने के लिए जाते हैं ना उनको, जनरल डॉयर इधर तो उसको गोली मारने जाते हैं जब बाहर। तो सोचा करो एक बार में, शहीद उधम सिंह, राम मोहम्मद सिंह आजाद। शहीद उधम सिंह का नाम ये नहीं पता था, राम मोहन सिंह आजाद मुझे। ये पता होगा, लेकिन आदमी को जब एचपीएससी या यूपीएससी पूछ लेगा ना, उसके बाद सबको पता होगा। अभी पूछा नहीं है, वहां तक पहुंचा नहीं ना अभी, है? अच्छा बताइए। सर, ये वाला नाम ये दूसरी कंट्री में यूज करते हैं उधम सिंह जी अपना, किसी और कंट्री में जाके। सर हो मूवी में सकता भी है, दिखाया है ये नाम, कोर्ट मूवी में भी प्रोसीडिंग में वो दिखाया लेते हैं उसका है, नाम। राम मोहम्मद आजाद सिंह आजाद। रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ, रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाहती थी हिंदुस्तान में फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूएस ऑफ इंडिया। हाँ, बताइए कौन है ये लोग? कौन है ये? क्या किया था इन्होंने? सचिन जी बताइए। इसके एक नेता का नाम था योगेश चंद्र चैटर्जी। राजीव वीडियो ऑन करो। योगेश चंद्र चैटर्जी, अब बताओ कौन सी बॉडी और पार्टी है? पढ़ लिया मैंने, 4 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, 12 बार देख लिया, कोई जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ रिलैक्स माइंड, हैप्पी माइंड। रिलैक्स माइंड और हैप्पी माइंड का मतलब है जब आपका मन करे मुझे पढ़ना नहीं है और फिर भी आप पढ़ो, उसे क्या कहते हैं? रिलैक्स माइंड। जब आपका मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को, लेकिन दिमाग को पता है साले पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ते हो ना उस समय, तो उसको कहते हैं रिलैक्स माइंड। और अगर आपका मन कह रहा है नहीं पढ़ना है और आप नहीं पढ़ रहे, उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड माइंड। उल्टा है। अब सोच लो आप लोग क्या करते हो। बताओ जल्दी, क्या किया था इन्होंने? योगेश चंद्र चैटर्जी, जल्दी बोलो, तुम्हें पता है सबको, कोई अनजान चीज नहीं पूछ रहा मैं। बोलो भाई सचिन। राजीव वीडियो ऑन करो। हाँ, चलिए ये बताइए मुझे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदी मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है। ये गजल किसकी है? सर ये बिस्मिल हाँ? बिस्मिल अजी अजी नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल जी नहीं है, थे कोई कोई। बिस्मिल्लाह नहीं है। ये गजल है हसरत मोहानी जी की। और जो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, यूं सताने को सता ले, पर तू इतना देख ले, कोई भी हसरत जुदा मुझसे तेरी महफिल में है। ये है, ये किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। बिस्मिल। है?
और अशफाकुल्ला खान क्या गाते थे? हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, भेरी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। ये कौन बोल रहा है? अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान मातृभूमि बोल रहा है। और भेरी वर्ड सुना है किसी ने? भेरी हिंदी का शब्द है, भेरी। आई विल सिंग सॉन्ग्स। तो ये जो हैं, ये सारे आपके काकोरी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए लोग हैं। और जोगेश चंद्र चैटर्जी अलॉन्ग विद सचिंद्रनाथ सान्याल, दे आर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट या हिंदुस्तान HSRA, जिसको हम कहते हैं HSRA पब्लिकेशन। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया लेसर नोन रिवोल्यूशनरीज का। अब बोलो क्या बोलना है। अब सेडिशन लॉ आ रहा है आजकल, तो कल ही न्यूज़पेपर्स में आया, आजादी से पहले किस किस पे सेडिशन लॉ लगा और कब लगा। हाँ, आजादी से पहले किस किस पर सेडिशन लॉ लगा और कब लगा। हाँ बताइए। तो आज से लड़ाई नहीं है सेडिशन लॉ की, बहुत पहले से लड़ाई है। जब हम बात करते हैं भारत में पहली बार सेडिशन लॉ का प्रयोग कब किया गया, तो 1891 में किया गया। देयर वाज अ न्यूज़पेपर 1891। गांधी जी वाज चार्ज विद सेडिशन, तिलक वाज आल्सो चार्ज विद सेडिशन, बट आई सेड सबसे पहले 1891 में एक अखबार था जिसका नाम था बंगबाशी, उस पर सबसे पहले सेडिशन का चार्ज लगा। मतलब एक चेंज किया गया था लॉ में। और हम जानते हैं 1891 में मैरिज एक्ट भी आया था। 12 साल से कम आयु की किसी कन्या के साथ किसी भी प्रकार का संबंध गैर कानूनी बनाने की बात हो रही थी। तो बंगबाशी ने इसको अपोज किया और उसने बोला कि हमारे ट्रेडिशंस पे अटैक हो रहा है, इसीलिए 1891 में फर्स्ट टाइम बंगबाशी पे ये हुआ। मैनेजर जो थे उसके, उनको जो है जेल में डाल दिया गया। लेकिन भारत में पहली बार अगर आप बात करो तो 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन का चार्ज मिला, जब उन्होंने केसरी में लिखा था। 1908 में उनको 6 साल की फिर से सजा दी गई और उनको मांडले भेज दिया गया बर्मा में अपनी राइटिंग्स के कारण। उनको 1916 में फिर से सेडिशन का चार्ज लगा। तीसरी बार जिन्ना ने भी उनके लिए पैरवी की, लेकिन वो बच गए और उनको दूसरे लॉ के अंदर किया गया। गांधी जी को 1922 में आफ्टर नॉन कॉपरेशन सेडिशन का चार्ज लगा। 6 साल के लिए उन्हें बॉम्बे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने गिल्टी प्लीड की और उन्होंने कहा if one has no affection for a person or system, one should be free to give the fullest expression to his dissatisfaction, so he does not contemplate, promote or incite violence। कहने का अर्थ है कि अगर आपको किसी सिस्टम से, किसी व्यक्ति से यदि कोई प्रेम ही नहीं है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप बताएं कि मुझे कोई प्रेम नहीं है, ताकि आप किसी प्रकार का हिंसक कार्य ना करें। जवाहरलाल नेहरू को भी 1930 में सेडिशन चार्जेस में जेल में डाला गया। नेहरू जी को भी 1930 में डाला गया। 1934 में फिर से उनको 2 साल 4 साल के लिए जेल में डाला गया था। स्पीचेस बोली थी। नहीं, 1934 में जेल में नहीं डाला गया था, 1930 में 2 साल के लिए डाला गया था। 34 में उनको बोला गया था, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने से मना कर दिया। 2 साल उनको फिर जेल में डाला गया। सरदार पटेल को भी 1935 में जो है सेडिशन चार्जेस लगे, लेकिन कोई गुजराती वो मिला ही नहीं कि वो प्रूव कर सके उनके सेडिशियस उसको। और मराठी स्पीकिंग सब इंस्पेक्टर था, गुजराती स्पीकिंग ऑफिसर ही नहीं था। उन्होंने गुजराती में लिखा था, स्पीच दी थी, उसका ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाया, फाइल जो है फिर क्लोज करनी पड़ी।
देखो अब आप कितने समय से हो रहा है। अगर हम और ज्यादा ओरिजिन में जाएं तो 1857 रिवोल्ट के बाद ही सेडिशन का जो है एक तरीके से मामला शुरू हो गया था। 1872 में सेक्शन 124A पहली बार डला 1870 में। अब हमें कौन बताएगा 1870 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग, वारन 1870 ओ to बाउले, 72। तेरे थप्पड़ लगने का टाइम आ रहा है बे। सर मे हो जाएगा 72 में वेरी जाके गुड, ये करके कैसे? आपने अपने पापों को धो दिया। लॉर्ड में। 1869 से 72 में हो, देखा कैसे कॉन्फिडेंटली तूने जवाब दिया। ऐसा ही चाहिए। अरे सर 70 ले गया मैं पहले ना, हेस्टिंग का टाइम 1870 और हाँ, 70 इसीलिए 71 एग्जाम में में ऐसा भी होता है। एग्जाम में ऐसा भी होता है, क्वेश्चन कुछ और लिखा होता है, पढ़ते कुछ और हो, आंसर कुछ और लगा के आते हो। पेपर पूरा होने के बाद बाहर आके फिर से माइंड नॉर्मल हो जाता है और लगता है मैं सही लगा के आया। फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम एग्जाम को गालियां देते हो कि साला करप्शन है, हमें तो पहले ही पता था साला, ये साला मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये साला मेरे को एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए था, ये एग्जाम फालतू है। ये सब भी होता है। प्रेशर लेना हर एक की बात नहीं है। खाओ पियो मौज करो मित्रा, चिकन दारू पाड़ो, ब्याह करो, मौज करो मित्रा, यही जिंदगी जियो और चुपचाप कोने में पड़े रहो। औकात से ज्यादा नहीं सोचने का हर कोई क्रांतिकारी नहीं बन सकता। जिंदगी का उसूल है? नई गाड़ी है कोई भी खरीद लेता है, कोई भी नई गाड़ी खरीद लेगा, कोई भी। लेकिन क्या गवर्नमेंट की जो एक व्हीकल होता है जो सर्वे करने के लिए आता है, ऑफिशियल व्हीकल होता है, उसकी बराबरी हो सकती है? बताइए सचिन जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सचिन जी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं सर, दोनों के अलग यूज होते हैं। अलग है दोनों के। मैं कहता हूं सरकारी रोड रोलर भी और सरकारी ट्रैक्टर भी प्राइवेट मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से ज्यादा भारी है। उसका एक वजूद ही अलग है, आइडेंटिटी अलग है। उसको पेंट किया जाता है, उसका एक नंबर डलता है, उसका रख रखाव होता है। और प्राइवेट वाली, पुलिस ने पाया 4 थे, 3 ने बियर पी रखी थी, उलट गई। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस होगा, गाड़ी आ जाएगी, बस इतना ही है, फिर उलट जाएगी और जिंदगी चलती रहेगी। हैं? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हंसी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी चाहे बदलती रहे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी हिम्मत करके सेडिशन लॉ को रोक दिया, तो मतलब चमत्कार हो गया, बदलाव है भारत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। वरना न्यूजीलैंड में 2007 में बंद हो चुका है, यूके में 2009 में बंद हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, और यूएस में तो बहुत साल पहले। यूएस में तो तुम जो बाइडेन को थप्पड़ भी मार दो तब भी हंसते हुए जो बाइडेन तुम्हें गले लगाएगा और बोलेगा हे मैन लेट्स हैव अ शैंपेन। और यहाँ पे तुम में से जिसको जेल में जाना हो अभी एक ट्वीट कर दो, एक। अब तो खैर नहीं लेके जाएंगे तुम्हें, लेकिन वैसे अब सेडिशन लो कर दिया खत्म सर पूरी तरह से। खत्म नहीं किया। कोर्ट ने अभी कहा है आपको, आप अभी ऑपरेशन में नहीं है, वो पकड़ के ले जाएंगे। अगर सचिन को भी या कोमल को भी या रोहित को भी या राजीव को भी, तो ये नहीं बोलेंगे सेडिशन लॉ में, वो नॉन अवेलेबल है ना, वो तो पंगा ये है। अब तो आपको वैसे 2-4 थप्पड़ मार देंगे, तू पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के एक वीडियो डाल दे, अभी आएंगे 2-4 थप्पड़ मारेंगे, गांव वाले थप्पड़ पड़वाएंगे और वैसे जेल में डाल देंगे। लेकिन अभी पंगा कहता है सेडिशन लॉ में तो पकड़ के सीधा नॉन अवेलेबल है, गए काम से। तो अब नॉन अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल है ये। सर ये यूएपी अलग है से जो सेडिशन लगता था। यूएपी अलग है। तूने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, वो सेडिशन है, लेकिन तेरे को साथ में यूएपी का तड़का भी लगवाना है तो तू मार दे किसी को एक गोली, 2-4 कारतूस बंदूक रख ले घर में और उसके ऊपर लिख दे खालिस्तान जिंदाबाद। देख बेटा, मजा आ जाएगा। मतलब बैठे बैठे अगले 15 साल में तू नेता है, अगला चुनाव तू ही जीतेगा, रोहित तेरे को पहले वोट देगा। हैं रोहित? नहीं देगा वोट?
देखो रोहित कह रहा वोट दूंगा, वैसे चाहता है वो प्रशासक बन जाए। देख ले सचिन जी, वैसे चाहता है वो प्रशासक बन जाए। मैंने कहा वोट देगा, हाँ मेरा नाम बकरी है, हाँ, वरना ये कहता नहीं सर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर नहीं बोला। देख ले तेरे सामने ही टेस्ट हो गया। सर पहले इतने आप भी देख रहे हो डेमोक्रेसी में जितने हमारे पॉलिटिशियन बैठे हैं सभी साफ तो है नहीं, उनमें से मैक्सिमम पहले से ही करप्टेड है, पहले से करप्टेड है, तो एक और हो गया और तो क्या फर्क पड़ता है? पहले से चार्जेस इतने सारे हैं। हाँ जब जब नॉर्मल सी बात है सर, हमारे से मतलब पहले वाले अधिकारी नहीं रोक पाए उनको, ये जो सेक्रेटरी में बैठे हैं जो पिछले 25 साल से एक्सपीरियंस है, जो वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे उनके खिलाफ। तो एक्शन अब ले ये भी तो नहीं कहा सर सर, अब क्या करें? हर सिस्टम तो नहीं का क्या ही करेंगे सर, आप खुद बताओ सर। मतलब हम तैयारी करेंगे, यस देखो तैयारी वो करेंगे, एक- रोक तैयारी एक- करें। हैं? सर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, घर में से कोई बंदा खड़ा है तो घर के वोट नहीं आए, कम से कम सचिन को घर के वोट तो आने चाहिए ना। मेरे अच्छा कहने का अच्छा, अब मतलब पासा ये है। पलट दिया इसने, अब रोहित ने कहने का अचानक से मतलब पासा ये है। पलटा, ना सर पासा इसने नहीं घर पलटा। का, घर की बात ले आया ये। वही बता। बात है सर, क्या 5 ही बंदे हैं उनमें सिर्फ 4 वोट आए, घर का भी एक किसी और को दे आया। ये वाला एंगल, घर वाला एंगल तू पहले बोलता ना, तो तेरी बुद्धि बाद में तो जाती नया है तो। वही कहने का बात घर है सर। रहने दे, देश देख ले। हाँ वो भी कह रहा है देख देश देख ले पहले। नहीं सर वो कहावत है ना, पहले अगर घर सुधरेगा तभी कॉलोनी सुधरेगी, कॉलोनी से फिर जिला, ऐसे करके देश सुधरेगा। शुरुआत वाह। अपने घर से ही होती है, ये हाँ, भी मतलब ये तो यार सही है यार। हाँ हाँ, लॉजिक। सही लॉजिक बोल रहा नहीं है अब भाई। उल्टा है, अब देश देखेगा बाद में घर बनेगा। तो पॉइंट ये है कि सेडिशन लॉ वाज ऑब्वियसली ये बदल चुकी है सर फिलोसफी अब। हाँ फिलॉसफी तो बदल ही रही है, देश की फिलॉसफी तो बदल ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब घर देख के देश नहीं चलेगा सर, देश देख के घर चलेगा। हाँ ये बिल्कुल सही बोला आपने, देश देख के घर चलेगा, ये तो बात अब तो चल रहा है भाई ऐसा। मतलब लेकिन रोहित का भी कहना ठीक था, उसमें कोई वो नहीं है। अब मुझे बोलो कौन सा ऐसे एरिया है? यार अब कौन? सेडिशन लॉ लगेगा तो बुलडोजर भी चल जाएगा, घर ही नहीं बचेगा। हाँ घर ही नहीं बचेगा, अब सही बात, सेडिशन लॉ भी, अब तो बुलडोजर भी है, दिल्ली में भी चल रहे हैं अब तो बताइए और कोई ऐसा एरिया, कोई क्वेश्चन, ताकि मैं कोई टॉपिक को उठाऊं और फिर उसके बाद नेक्स्ट बट क्लास सर ये में। बुलडोजर चलना ठीक है सर, ऐसे किसी घर तोड़ देना? किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, बुलडोजर इलीगल इंक्रोचमेंट को थ्रू लीगल नॉर्म, थ्रू ड्यू प्रोसेस, रूल ऑफ लॉ के तहत यदि आता है और वो इंक्रोचमेंट को हटाने में मदद करता है, क्योंकि मैनुअल वर्क में टाइम लगता है, मैन आवर्स बचते हैं, और उससे जो है लॉफुल तरीके से चीज होती है, तो बुलडोजर शब्द पे क्यों जा रहे हो? आप ये देखिए ना, सरकार कितने सही तरीके से चीज को कर रही है। और ये सब बिल्कुल भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है नहीं इसमें सर, ठीक है? देखिए तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना जो ही रहे, प्रोसेसफुल हो रहा है। वो हर चीज को, हर पार्टी कोई भी पावर में आएगी उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही बोला जाएगा। जब आप कल को ऑफिसर बन जाओगे तो नेगेटिव आदमी ये बोलेंगे, जब आप उनसे पैसे नहीं लोगे, कि हमसे नहीं लेता साला, बाकियों से लेता है, चाहे भले आप किसी से ना लो। तो सबको तो कभी खुश नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान रख लो, जिससे आप एक बार इन्फ्लुएंस हो गए, जिससे आपने एक बार अपनी वो कमजोरी उगल दी, उसके बाद आपको तो पीछे पीछे दौड़ाया जाएगा। जैसे अभी हुआ आईएएस ऑफिसर जो पकड़ी गई है, वो उसकी अब Yes, sir. खैर नहीं, उसकी गेम ओवर हो गया उसका। पूजा सिंगल से। हाँ जो भी है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो जब पकड़ी हो गई है, बीमार जो है ना बाकी होते हैं, अब क्या करें अचानक से, सारे पैसे को कहाँ फेंक दें, सारे पीछे की ट्रेल को कैसे खत्म कर दे? तो उनकी तो दिन की धड़कनें दिन रात ऊपर नीचे होती हैं कि पता नहीं हमारा नंबर भी कब आ जाए, इसी में मरते हैं। ये आदमी के अपने हाथ में है कि शादी में जाए, लड्डू खाए कि ना खाए। जाए भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि सब कुछ खाना ही है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? और ऊपर से 19-19 करोड़, 20-20 करोड़, बताओ यार कैसे देश का भला होगा? नेता के बड़ी साथ रकम साथ, थी ये, हाँ बड़ी रकम थी ये। बड़ी नहीं है, कम से कम 19,000 करोड़ होते तो फिर भी ठीक था। ये तो वो है जो मिले हैं अभी तक, हाँ ये तो वो है जो मिले हैं, जितने हाँ। ट्रांसफर हुए कहाँ रखे हैं वो मिले ही नहीं। बाकी तो सेट हो गए ना इधर उधर भाई, हॉस्पिटल ये वो, लेकिन वो सब हिसाब बराबर हो जाता है। तो पॉइंट समझिए, सही जगह चीज को देखिए। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे कि जो भी रेट में पैसा मिलता है ये जाता कहाँ है? सारा कंसोलिडेट फंड में जाता है या कहीं और जाता है? मतलब कहाँ डालते हैं सारे पैसे? कंसोलिडेटेड फंड में कैसे चला जाएगा वो? पार्लियामेंट से नहीं सर, सैंक्शन वही- हो रहा है क्या? ये सर कहाँ जाता है फिर ये? जैसे कि एक तो जैसे सरकार कि की वो ट्रेजरी है,
सरकार की Yes, sir. ट्रेजरी है, उसमें जमा होता है ये। इसको Okay, पहले sir. जमा कराया जाएगा, कोर्ट का केस होगा, केस जब निवारण हो जाता है उसके बाद सरकार के पास चला जाएगा, ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। लेकिन ये क्या है, कंटिजेंसी फंड या पब्लिक फंड ऑफ इंडिया जो भी, लेकिन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तो नहीं जा सकता। यस सर, मैं वही पूछ रहा। और सर जो आईटी वो इनकम टैक्स की जो रेड होती है, जैसे कि अभी रिसेंटली हम मतलब जो यूपी में पकड़ा था उसके पास, और जो आईटी रेड की थी, वो पैसा भी वहीं जाएगा मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी में, या फिर वो ट्रेजरी में जाएगा। इनकम टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स आप देते हो वैसे उनका जाएगा। यस इनकम टैक्स तो खुद ही इनकम टैक्स है वो तो। ओके देखो ऐसा नहीं होता, अगर आप कल को इनकम टैक्स आईआरएस बनते हो या आप आईएएस आईपीएस भी बनते हो तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो 2000 करोड़ या 200 करोड़ 500 करोड़ है और आपने चुपचाप 2-2 हजार के 4-5 गड्डी जेब में डाल ली। ऐसा नहीं होता है, यस ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा मतलब आपकी Yes, sir. मानसिकता हो ही नहीं सकती है, जो होती भी है ओके ऐसा होता है। ऐसा होता है, कस्टम्स के ऑफिसर्स आईआरएस वगैरह ने ऐसा किया है। एयरपोर्ट के ऊपर जो सीज होते हैं, सोने के बिस्किट की जगह नकली बिस्किट रख दिए। ऐसा करते आए हैं लोग। तो अक्सर ऐसा पाया गया है, कुछ तो गड़बड़ करते हैं लेकिन फिर उनको ट्रैक करने की कोशिश की जाती है, बहुत बार पकड़े भी जाते हैं, बहुत बार रिटायरमेंट के बाद फिर उनके ऊपर केस चलते हैं। ओके हाँ, फिर जैसे मान लो रोहित ने कर दिया, तो रोहित की बहू आएगी, पिताजी कोई आए हैं आपसे मिलने। अब पिताजी तो भाई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू दे रखी, पिताजी ने 2 रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, लेकिन अब पिताजी से मिलने आए हैं तो खेल वहां खुलते हैं। और कई बार जब आप स्वर्ग लोग जाने वाले होते हो तब खेल खुलते हैं, खुल जरूर जाते हैं, लेकिन चांसेस ही हैं। ये तो ये तो अपने हाथ में है। सर एक एक क्वेश्चन पूछना था। तो बोले कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पार्टीशन। तो उसमें सर उसमें ये दिखाया गया था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जब वो यहाँ लास्ट बने थे, उससे पहले ही अंग्रेजों ने मतलब सोच लिया था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, और उन्होंने पहले ही मैपिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी। हाँ ठीक है। ये ट्रू है सर, मतलब, या फिर डॉक्यूमेंट्री में मतलब ऐसे ही? डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, डॉक्यूमेंट्री शब्द आप प्रयोग कर रहे हो तो उन्होंने एविडेंस भी दिखाए होंगे ना, हाँ, एविडेंस भी दिखाया सर। तो फिर इसमें क्या डाउट रह गया? तो पाकिस्तान हमें तो सर, मेरे को तो डॉक्यूमेंट्री से ही पता चला ये पहली बार कि ऐसा भी हुआ था। ऐसा सब कुछ होता है, ऐसा हुआ था। पाकिस्तान बनने के चांसेस पूरे थे, ब्रिटिश को पता था वो क्या कर रहा है, अखंड भारत उनके लिए नुकसानदेह होता और कल को फिर उनके ऊपर ब्लेम भी आता रूल करने का। इसीलिए जाते जाते पार्टीशन भी करा गए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में उलझे रहें और जितने पिछड़े रहेंगे उतना अच्छा है। ये एक सोच है, ये स्कूल ऑफ थॉट है और ये सही है। आज तक जलियांवाला बाग की माफी तो मांगी नहीं। ऐसा है तो लंदन दे देना, दे दे हमें 5,000 बिलियन डॉलर दे दे हमें, देखो हमारा भला हो जाएगा। कोई नहीं छोटा दे सा हमारा आइलैंड है वो। तो यही चीज सर, जैसे अभी जो बुक्स वगैरह, उनमें क्यों नहीं है मेंशन कि उनमें ऐसा अगर कुछ? ऐसा मेंशन हो जाएगा तो आप पढ़ाई थोड़ी ना करोगे, वैसे ही आप पढ़ के राजी नहीं, फिर तो आप लठ लेके भागोगे सड़कों के ऊपर। समाज को सिविलाइज करने के लिए तरीके होते हैं, हर बात लिखी या बताई नहीं जाती, समय के साथ समझ में आती है। फिर पढ़ाई कौन करेगा? ये रोहित ने पीछे जो मैप टांग रखे हैं, जो घर वाले सोचते हैं पढ़ रहा है, ये भी फाड़ देगा फिर ये। इनको फाड़ के मैडोना का पोस्टर लगा देगा ये। खुश हो गया मैडोना का नाम सुनते ही। अबे अब तो उसकी उम्र हो गई है, कोई और ढूंढो। नहीं है? या मैडोना ही पसंद है तेरे को? मैडोना ही सही मुझे है तो पता ही नहीं मैडोना कौन है, ये नहीं पता। क्या? अभी गूगल सर्च कर ले, यही आज यही करेगा। आज तो, आज का दिन तो बन गया भाई, चलो आज का काम तो हुआ है? नो सर, नहीं हुआ? नहीं सर, काम पेंडिंग है मेरा बहुत सारा अभी। अरे कोई नहीं, वो हो जाएगा, मैडोना भी ढूंढ लियो, कोई बुराई ना है। सारे काम जरूरी होते हैं दुनिया में। ये भी प्रायोरिटी तो रहती है सर, पहले क्या करना है, जरूरी तो सब है, क्या कह रहा है? लेकिन प्रायोरिटी तो रहती है सर कि पहले क्या करना है, तब करने तो उसके लिए सभी। है, उसके लिए तेरे लिए थोड़ी ना है, तेरी मैडोना तेरे घर में है। और उसमें उसमें सर ये भी दिखाया था कि जो लोग लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो चाहते नहीं थे कि पार्टीशन हो। यार ऐसा है, ये सब चीजें बड़ी वो हैं, लेकिन अब आप सेपरेट इलेक्टोरेट दोगे, उसके बाद एक कम्युनिटी को आप बढ़ाते रहोगे, नेशनल मूवमेंट में भी हमें दबाते रहोगे, हिंदुस्तान को आज़ादी भी नहीं दोगे, उसके बाद जो है कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा दोगे, तो फिर कुछ तो नुकसान होंगे ही ना। और कांग्रेस भी इतनी स्मार्ट नहीं है, सारी चीजें हैंडल कर लेगी। गांधी जी भी इंसान है, भगवान तो है नहीं, अपनी जान दी उन्होंने इसके लिए फिर अपनी। तो अब कुछ तो चीजें, लेकिन अंग्रेज बहुत हद तक जिम्मेदार हैं।
सिर्फ हिंदुस्तान जिम्मेदार नहीं है, अंग्रेज भी जिम्मेदार है। हम भी कर सकते थे, शुरू में ही हम मना कर देते, 1916 वाला लखनऊ पैक्ट ही नहीं करते, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को मानते ही नहीं। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स खत्म हो जाते पहले ही और जिन्ना और हिंदू महासभा रेडिकल एलिमेंट मिल जाते आपस में, तो शायद ये ना होता। अभी भी तो मुसलमान रह रहे हैं हमारे यहाँ कितने सारे, हमारी कम्युनिटी का पार्ट है वो, वहां से गड़बड़ हो गई। तो सब एक हैं यार, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, समझे? तो ऐसा सोचोगे तो समझ में आएगा। और बोलिए सचिन जी। तो ऐसा है, फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कुछ एरिया के फैक्ट्स, जैसे दलित लिटरेचर, ये एरिया मैंने ज्यादा टच नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। दलित लिटरेचर हो गया, कास्ट मूवमेंट के अंदर एक आध 2-4 लीडर के नाम हो गए, इन पे कोई काम नहीं हुआ है। क्रांतिकारी तो फिर भी हमने छेड़ दिए, नॉर्थ ईस्ट के क्रांतिकारियों के नाम भी मैंने बता दिए, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी बताए हैं, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। मूवमेंट को समझो कि मूवमेंट करती क्या थी, कौन सी मूवमेंट क्या करती थी। जैसे आप मान लो, रोहित बताएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या करती थी। रोहित, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब ये था कि सोसाइटी के उसके लिए आई थी वो, मतलब डेवलपमेंट जागरूक करने के लिए जो सोसाइटी के इशू थे वो उठाए जा रहे थे, जैसे कि ये सती प्रथा। अच्छा, ओके, थैंक यू। आप बताइए सचिन जी। सर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी विलियम जोन्स के टाइम पे आ जाएगी बंगाल में। विलियम जोन्स 1784 में आ जाएगी। सर ये बना तो देते हैं, ये ट्रांसलेशन का काम करती है, नहीं भगवत एक गीता को मिनट, ट्रांसलेट एक मिनट, करेगी। एक मिनट। होम रूल मूवमेंट कब हुई? होम रूल मूवमेंट सर 1916 हो जाएगी 1916 में हुई। उसकी एक लीडर का नाम बताओ। सर। एनी बेसेंट और बाल एनी गंगाधर बेसेंट। तिलक। अब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी जुड़ी हुई थी? यस सर। जुड़ी हुई थी। हम कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदुस्तान में आई, उसके 10 साल बाद 10-12 साल में हिंदुस्तान आ गई थी वो। अगर 1784 में थियोसॉफिकल सोसाइटी बन गई तो यानी वो 1790 और 1800 में वो भारत आ गई, और 116 साल की उम्र में जो है उसने होम रूल मूवमेंट किया। क्यों? नो सर, वो एशियाटिक सोसाइटी थी सर, विलियम जोन्स वो वाली। एशियाटिक सोसाइटी थी। आज था सब ये कुछ है सचिन को, वही है कि बस अब, हाँ वो एशियाटिक सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो सर ये बाद में बन रही है बाद में कब बन रही है? एक और 1875 का 1878 के। 1875 इज द राइट आंसर। दूसरी बार में तू सही बोलता है। एग्जाम में भी यही करियो, पहले जो आंसर आ रहा हो उस पर एक मिनट रुक जाइयो, पहले पूरा पेपर पढ़ लियो, फिर दोबारा करने आइए। होता क्या है सचिन, आपके साथ होता क्या है ना, आपका जो करने का स्टाइल है काम का वो है, जैसे वो पानी में जो है, पानी में मोटरसाइकिल चलाते हैं। शुरू में जब समुद्र में पानी में मोटरसाइकिल चलती है तो यूं यूं हिलती है वो 2-4 मिनट तक, उसके बाद वो स्पीड पकड़ती है, फिर यूं यूं जाती है। लड़के लड़कियां देखते हैं, सीटियां बजती हैं, ताली बजती है, तब सोचते हैं सुपरमैन हो गया। शुरू में गाड़ी हिलती है, तो गाड़ी जब हिलती है तो पूरा उत्तर मत दीजिए, सोचिए। ये गाड़ी हिलने वाला कारण सब काम दिमाग में होना चाहिए, पर आप दिमाग में करते ही नहीं हो, हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। स्मगलिंग करनी है ढंग से करो। देखो आजकल सोना आता है दुबई से, कोई पता नहीं कहाँ छुपा के लाता है, कोई कहाँ छुपा के लाता है, बहुत बार पकड़ा भी नहीं जाता। अब आप ऐसे लेके आ रहे हो, आप लेके आए और कस्टम वाले ने एक गर्दन पे थप्पड़ मारा और आपने मुंह से सारा सोना निकाल दिया, क्या फायदा हुआ? कोई खाल में रख के लाता है, कोई ये राजीव जैसे दाढ़ी में लगा के लाता है, कोई कोई साला कोई जीन्स के अंदर है, किसी के मतलब बॉडी के अंदर है, किसी के पेट के अंदर है, किसी के एब्डोमेन के अंदर है, किसी के मतलब सोना आना चाहिए बस। कोई टॉयलेट के रास्ते से लेके आता है, कोई कुछ करता है, पता नहीं, मैं समझ नहीं आया। दुबई एक बार जाके देखना पड़ेगा, फ्री में सोना मिलता है क्या वहाँ? स्मगलिंग नहीं करेंगे सर। हैं? स्मगलिंग क्यों करें? नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल।
तो 1875 में बना। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अलावा और क्या बना? आर्य समाज। आर्य समाज, वेरी गुड। अब बता दे थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम क्या था? सर वो ट्रांसलेशन का काम करती, कल्चर को कल्चरल कल्चरल, कल्चर से रिलेटेड वर्क कर रही सर। किसके कल्चर से रिलेटेड? इस्लाम? नो सर, देन भगवत गीता से रिलेटेड ट्रांसलेशन काम होंगे, कुछ अबे वो वेदों के। एशियाटिक सोसाइटी कर रही है वो सब, तो मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी बोल रहा हूँ। थियो, थियोसॉफिकल, रिलीजन इज नॉट अबाउट ट्रूथ। ये क्या है? हैं? सचिन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम क्या था? नहीं नहीं, ये मोटो नहीं हो सकता उसका, रिलीजन नॉट अबाउट ट्रूथ। गलत है, किसी का मोटो नहीं है ये तो मोटो हो ही नहीं सकता। तुम तो रिलीजन को धो रहे हो। हाँ भाई बताओ सुरभि, क्या काम था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? सर वो रिवाइवल ऑफ 3 रिलीजन्स के लिए काम करती थी। वो 3 रिलीजन थे, हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और बुद्धिज्म। हाँ, यानी प्राचीन जो धर्म है, हिंदू धर्म, पारसी वाला धर्म और बुद्धिज्म, उनके जो की आइडियाज हैं उनको फैलाना और यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो लिखा कोमल ने, उसको प्रमोट करना और भारत के एंशियंट कल्चर पे प्राइड फील कराना, ये काम था उसका। इसमें एजुकेशन भी आ जाएगी, थोड़ा बहुत सोशल रिफॉर्म भी आएगा। सती प्रथा को बंद कराने का ठेका थियोसॉफिकल सोसाइटी ने नहीं लिया। वो सॉफ्ट काम करेगी, सॉफ्ट वाले, हार्ड वाले नहीं कर रही है। थियो, थियो यानी गॉड, सोफिया यानी विजडम है। रोहित, किसी लड़की का नाम सुना है तूने? सोफिया? हेलो, नहीं सुना सर। नाम ही नहीं सुना? अरे यार क्या जिया है फिर आज तक। एकेडमी का नाम सुना है सर। एकेडमी में? एकेडमी का नाम तो सुना है सर। एकेडमी का नाम सुना है। एकेडमी का नाम तो सुना है, सोफिया हम्म, कुरुक्षेत्र में है, वो जो आईलेट्स वगैरह आईएएस की तैयारी कराती है। होता ही ऐसे है, जहाँ कुछ नहीं होगा ना वहाँ बड़े बड़े नाम रखे जाएंगे। सोफिया, यस। कुरुक्षेत्र का नाम नहीं पता लोगों को, लेकिन सोफिया नाम रख दिया वहाँ। मेरे को ऐसे नाम से दिखा, ही एक कंफ्यूज लड़की हो देखी जाए। थी मैंने खड़ी हुई वहाँ हैं? पे। एक लड़की देखी थी मैंने कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई। अच्छा, फिर? वो बहुत सुंदर थी सब दिखने में। उसके ना ओए टैग होए, लगा हुआ था वहाँ पे क्या सोफिया बात। का। अच्छा, तो मुझे लगा उसका नाम होगा सोफिया। हाँ हाँ, फिर? तो फिर जो एक कुरुक्षेत्र का दोस्त था, मैं उसको बोला था इस लड़की का नाम सोफिया। वो कहता नहीं, इसका नाम सोफिया नहीं है, ये हाँ सोफिया नाम की एकेडमी में पढ़ती है, इसलिए मतलब हाँ, पीछे ही एकेडमी वहाँ पे। तो तूने वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लिया? सर टाइम नहीं था, मैं उधर फिर मास्टर्स कर रहा था। पर तू तो मास्टर ऑलरेडी है, कोई फायदा नहीं होता तेरी मास्टर का। फेल, कोई बात नहीं। तो थियोसॉफिकल, और एक और पूछता हूं मैं, परमहंस मंडली है सचिन, कहाँ चला गया? परमहंस मंडली ये क्या है? ये क्या है और कहाँ थी और किससे जुड़ी हुई है? बताओ। हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, क्या काम था इसका परमहंस मंडली का? राजीव, सचिन? सर इससे आत्माराम पांडुरंग ताकरदार जुड़े हुए थे। देखो उसका नाम।
हाँ कास्ट सिस्टम रिलेटेड ये क्या होता है? बताओ बताओ। अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, अरे बाप रे, इतना बड़ा काम ले लिया उसने हाथ में। हाँ कहाँ चले गए सचिन जी? राजीव वीडियो ऑन करो। परमहंस मंडली वॉज अ सीक्रेट। बॉम्बे कहाँ से देख के लिख दिया तूने ये? हाँ भाई राजीव, अरे कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है? गूगल से? अच्छा, तो परमहंस मंडली जो है वो दुर्गाराम मेहता जी और दादूबा पांडुरंग और उनके फ्रेंड्स ने किया था। और ये जैसा कि बोला सीक्रेट थी, सीक्रेट सोसाइटी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये महाराष्ट्र की पहली सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी। पहली सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये, सीक्रेट है ये। लेकिन अब मुझे बताएगा राजीव सीक्रेट क्यों है? कर गूगल और जरा ढूंढ के बता मुझे कि सीक्रेट क्यों थी। देखता हूँ गूगल कितने घंटे में बताएगा तेरे को कि सीक्रेट क्यों थी। क्रांतिकारी थे क्या ये रोहित? रोहित, ये क्रांतिकारी थे क्या? दुर्गाराम मेहता जी? बस दुर्गाराम मेहता जी क्यों बे? हाँ ये जो परमहंस मंडी वाले हैं क्रांतिकारी हैं क्या? सर अगर ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कर रहे हैं तो क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते। तो सीक्रेट क्यों है फिर ये? सीक्रेट का यूज किया है, नहीं हाँ नहीं पता सर। तूने कोई काम किया लाइफ में सीक्रेटली? हाँ बहुत सारे किए सर। बहुत सारे किए हैं। जो किसी को ना पता तो खुद को ही बताओ। हाँ वही, इसी को सीक्रेट कहते हैं भाई। अच्छा यार, हमने तो ऐसा नहीं किया यार। हमने तो क्या? मतलब किसी को भी नहीं पता तूने किए हैं? यस। गजब पहुंचा हुआ है भाई तू तो। फिर कोमल, तूने भी किए हैं ऐसे बहुत सारे सीक्रेट काम? देख ले रोहित ने कर रखे हैं। आज तक सोचा था तूने कभी रोहित ने कोई सीक्रेट काम किए होंगे? सोचा था? ये क्या लिख दिया भाई राजीव, इसको समझा दे जरा। गूगल है? समझा दे भाई, सीक्रेट का मतलब समझा दे। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया सर, सोचा था। हाँ वो नहीं, राजीव है, समझा देगा, इंटेलिजेंट है। बता दे भाई क्या लिखा है ये। ट्रांसलेट ही कर दे भाई। हाँ ट्रांसलेट कर दे गूगल से। ये तो भाई आप बताइए सुरभि जी। सर वो सीक्रेट इसलिए थी क्योंकि
वो जो बातें करते थे वो उस समय की सोसाइटी के लिए बहुत रेडिकल थी, इसलिए वो ओपनली उनको सबके सामने वो उसको चैलेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसका वो सीड सॉ करना चाहते थे कुछ नए आइडियाज के, कुछ चैलेंज करने के जो पुरानी मान्यताएं थी उनके अगेंस्ट। इवन सर ब्रह्मो समाज की भी शुरू की जो आत्मीय समाज था उसकी भी मीटिंग्स सीक्रेटली होती थी, इसी रीजन की वजह से कि अगर वो बहुत ओपन में ये बातें करेंगे तो लोग उनका बहुत बहिष्कार करेंगे और ये सब। आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ताज जो साइट है उसको भी अब अंदर के जो उसके बंद दरवाजे हैं उसको खोलने की बात की जा रही है। राजपुर जयपुर के जो राजकुमार मतलब जयपुर के जो राजघराना है उसका कहना है कि ये साइट हमारी है, हमें बिलोंग करती है, ये हमारा पैलेस था वहां पर। मुगल एम्परर शाहजहां ने हमसे छीन लिया था और उसको छीन के उसको तोड़ के वहां पर उन्होंने जो है ताजमहल बना दिया। वो जमीन कहते हैं सर, जमीन उनकी है। तो क्या करेंगे जमीन का अब वो? जिसपे ताजमहल बना है वो जमीन उनकी है सर। जिसपे ताजमहल बना है। तो अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, तेरे हिसाब से वो जमीन का अब क्या करें? ताजमहल बना है तो तोड़ दें ताजमहल को? नहीं तोड़ सकते ना सर, इंडिया की मतलब एक पहचान है वो आज के टाइम में ताजमहल। तो उससे क्या हुआ? बनाई तो शाहजहां ने थी सर। स्टेटस को तो मेंटेन रखना पड़ेगा ही ना। हैं? स्टेटस को तो मेंटेन रखना पड़ेगा सर। नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसी अपील करके और ये चीजें करके फायदा क्या है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ क्या सर अपील फायदा ये है ना कि वो पहले मंदिर था। है? पोलराइजेशन सर, मोर तो ये कम्युनलिज्म। मंदिर था, ताजमहल नहीं था। तो Politics। राजीव क्या करें फिर? मंदिर भी था, चलो मान लिया, फिर क्या करें? तो सर बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा जब मंदिर हैं? क्या कह रहे हैं? सर चेंजेस आ जाएंगे ना फिर। चेंजेस मतलब वहां पे शिवलिंग लगा दें वहां पे? एक पुरानी धरोहर तोड़कर। नहीं, मैं देखिए मेरा कहने का अर्थ ये है कि सच्चाई तो खैर बाहर आनी चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन पोलराइजेशन जैसे सचिन जी कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है, कैसे होगा। सर वो तो ऐसा ही मेरा कुछ ताजमहल का फिर नेम चेंज करना पड़ेगा ना सर। है। ताजमहल का फिर नेम चेंज करना पड़ेगा सर। क्या राम राजीव महल कर महल? दें भाई। राजीव महल? राम महल सर। राम महल? ये भी सही है भाई। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा सब कुछ? अब कुतुब मीनार के केस में कहते हैं कि जो टेंपल में जो उल्टी मूर्ति है एक दो जगह, जैसे गणेश जी हैं या कोई और है, उसको सीधा करो, इसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई थी, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। उसको भी राम मीनार कर देंगे सर। पहले यही सोचते थे कि राम मंदिर हेलो नहीं बनेगा। हाँ सर, सुन रहा हूं मैं। बनेगा। उसे भी राम मीनार कर दें सर। तो फिर उससे क्या? सर राम मंदिर भी बन गया। फिर सर सब पहले ये भी कहते थे कि 370 धारा नहीं हटेगी, वो भी हट गई। राम मंदिर है तो राम मीनार राम चाहिए, मंदिर भी कर देंगे और राम सब कुछ महल भी कर देंगे चाहिए। नहीं टाइम नहीं आने नहीं, पर। देखिए देखिए, आप लोग क्रांतिकारी नेता ना बने। जो बात सही है वो ठीक है, राम मंदिर होना चाहिए एक जगह, ठीक है, भगवान की और हमारे देश की श्रद्धा की बात है, लेकिन ये तो एक चर्चा हो रही है जो मैं उससे पूछ रहा हूँ जो चर्चा होगा। की जवाब देने सर। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप तो सब लोग एनआरसी आक्रोशित हो भी रहे हैं। आएगा, ये क्या सर? भी आएगा। सब पहले ही सोच रहे थे कुछ नहीं। तो सर पहले सब यही सोचे ना कुछ बदलाव नहीं होगा, ना राम मंदिर बनेगा, ना 370 धारा हटेगी, ना सीए आएगा, ना एनआरसी होगी, पर लेकिन सर सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल हो भाई रहा है, आप सब पढ़ाई भी कर रहे हो। राम कौन मंदिर कह के रहा है? राम महल, राम मीनार सब, इवन बुलडोजर सब यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। नहीं 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 नहीं, देखिए आप लोग शांति बरकरार रखें। ये सब सर सामाजिक ताजमहल ऐसा का सर, नाम भी विद राम ड्यू मंदिर कर प्रोसेस देंगे सर। बुलडोजर वहां भी तो चल सकता है सर, कहाँ? ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के लिए। वो तो ड्यू प्रोसेस जहाँ पे जब जरूरत है वहां चलाया जाएगा, वो सब तो ठीक है, यस लेकिन सर, ये मेरे चर्चा का विषय नहीं था। मैं तो हिस्टोरिकल एंगल से बोल रहा हूँ, मैं इस एंगल से नहीं बोल रहा। अब ये जो राजीव कह रहा है लोग सोचते थे, भाई कौन सोचता था? हम लोग नहीं सोचते थे कि नहीं होगा। 370 भी होना चाहिए, मतलब हटना चाहिए, और सीए एनआरसी जो भी जरूरी हो तो आएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लोग सोचते थे? सोचते होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। सर लोगों की सोच हो चुकी थी उस टाइम पर सर।
आपकी तब सोच उसको क्या है? ये आप सोचते हो कि नहीं आप जाए। पढ़ाई करोगे? अपनी जैसे बताइए। अभी सर ये भी वाली सोच हो रही है ना कि ताजमहल का नाम चेंज नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब वो योगी बाबा वो कुछ भी कर सकते। सर इवन हम उत्तर प्रदेश को भी राम प्रदेश कर सकते हैं सर। नाम तो आप कर ही सकते हैं, नाम में क्या प्रॉब्लम? सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार रहेगी लेकिन सब मैं कुछ नहीं कर इलाहाबाद चाहता, प्रयागराज। मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग एग्जाम ना दे पाए और आप सब लोगों को यूपी पुलिस पकड़ के ले जाए प्रोवोकेटिव और ये सब स्टेटमेंट्स में। रोहित ने तो कुछ बोला नहीं बेचारे ने, राजीव से क्वेश्चन हो जाएंगे और हमसे भी पूछे जाएंगे, सचिन जी से भी, इसलिए हम इस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। सर तो नहीं रोहित सर, मैडोना हमारा को ये सोच रहा है कि मैडोना है कौन। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ये था कि परमहंस मंडली सीक्रेट क्यों है, वो तो बताया ना है। गूगल करके उल्टा सीधा डाल दिया और अब बाकी चीजों में जो है नेतागिरी, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। अब नॉट सर कोई फेयर। बता नहीं रहा था तो मैंने सोचा गूगल पे सर्च करके फिर आपका टाइम वेस्ट ना करूं, गूगल से ही लिख के डाल दूं। गूगल तो भाई 24 घंटे साथ है, कुछ भी कर लो उससे। तो टाइम वेस्ट सर। पढ़ाई नहीं होती गूगल से, ध्यान रख लो जब तक बात को समझोगे नहीं। एक अंतिम प्रश्न आप लोग सब एक एक पूछ लीजिए मुझसे। पूछो भाई कोमल। सर आपने ये बताया नहीं क्यों सीक्रेट थी, तो ये सीक्रेट बता। बताया ना, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है उसको चैलेंज ओपनली करने की हिम्मत भी नहीं थी, समय भी नहीं था, इसीलिए वो लोग मिलते थे। सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि वो जमीन के नीचे छुप रहे हैं, आराम से अपना नॉर्मल मिलते थे, अपना खाना पीना जो करना है करेंगे, सभी धर्मों के जो पाठ करने हैं वो करेंगे, चर्चा करेंगे क्या सही है क्या गलत है। और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है जो कहती है सिर्फ कि भाई उच्च समाज उच्च वर्ग सही है और निम्न वर्ग गलत है, उनकी विचारधारा गलत है, उसको चैलेंज करें, ये है सीक्रेट। लेकिन हम जब 1900 के बाद सीक्रेट सोसाइटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां क्रांतिकारी सोसाइटी की बात भी होती है, वो सीक्रेट दूसरे टाइप का। ठीक है रोहित जी, आप पूछिए क्या पूछना है। सर मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछना था कुछ। किसके बारे में? ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब वो पूछिए क्या। थोड़ा सर जो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में वो बोलते हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट, हाँ, उनका मीनिंग क्या है? मतलब सर उन्होंने, और उनका जो ये मीनिंग ये फर्स्ट, है कि रोहित ने जो एक आंसर लिखा, उस आंसर में कुछ खास काम का नहीं था, फिर रोहित ने दोबारा लिखा, फिर 3 बार लिखा, फिर 4 बार लिखा, हर बार आंसर अच्छा होता चला गया तो ड्राफ्ट चेंज होता चला गया। और सर जो रीडिंग बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग, एक बार आपने आंसर लिखा उसको चेक कर दिया गया, उसको आपने दोबारा पढ़ा, जो फाइनल आपने आंसर लिखा उसको दोबारा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, गलतियां निकाली तो रीडिंग से गलतियां दूर होती। फर्स्ट रीडिंग सेकंड ओके। रीडिंग थर्ड रीडिंग कोई गलती ना रह जाए। और सर पार्टीशन के टाइम पे जब आपने बताया रेफरेंडम कराया था उन्होंने, तो रेफरेंडम के अलावा भी 2-3 ऑप्शन और होते हैं, जैसे कि प्लेबिसाइट हो गया, प्लेबिसाइट में भी मतलब, तो क्या फर्क रहा दोनों में, इन दोनों में सर प्लेबिसाइट और हमने? रेफरेंडम में पॉलिटिकल इश्यूज के लिए रेफरेंडम किया जाता है, वोटिंग दोनों केस में होती है। यस प्लेबिसाइट सर। में भी वोटिंग होती है, रेफरेंडम में वोटिंग होती है, पर जब हम पॉलिटिकल इशू की बात करते हैं तो हम रेफरेंडम शब्द का प्रयोग करते हैं। यू विल टेक इट और लीव इट। जैसे यूके ने रेफरेंडम किया कि हम ब्रेक्सिट, हम जो है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर। और बताइए। और जब लोगों से पूछा जाता है कि तुम इस लोकेशन पर रहना, मतलब जैसे कि एक लोकेशन पे 2 आदमी, मतलब किसी और कंट्री के लिए करते हैं, किसी टेरिटरी के लिए करते हैं, तो हम प्लेबिसाइट करेंगे। जैसे इंडिया ये कोई, कोई एकदम स्टैंडर्ड नहीं है, कहीं पर प्लेबिसाइट भी होगा कहीं पर रेफरेंडम भी होगा, दोनों के एकदम वाटर टाइट डिफरेंसेस नहीं है दोनों में। ओके सर, वाटर टाइट नहीं है, थोड़े से मतलब, डिफरेंसेस हैं, सिमिलर हैं ये। ओके सर। जब हम पॉलिटिकल साइंस या हम पॉलिटी पढ़ेंगे फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। यस सर। और बोलो राजीव जी, आपका क्वेश्चन। बस थैंक नो यू सर। राहुल। हाँ, नो सर। सचिन जी। सचिन जी, आंचल जी।
आंचल जी, सर सचिन एक जी। चीज, जैसे अगर जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है सर, ठीक है, तो उसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं, तो वो इतनी डेप्थ में जो चीजें लेके आते हैं सर, मतलब कहाँ से इकट्ठा की जाती हैं सारी चीजें, मतलब कहाँ से लेके आते हैं? रिसर्च करते हैं, कहाँ से क्या करते हैं? तो अगर हमको भी मतलब रिसर्च तो नहीं सर, अगर कुछ ऐसी डेप्थ की चीजें पढ़नी हो तो मतलब कहाँ से पढ़ सकते हैं? रिसर्च ही की जाएगी। डेप्थ की चीजें एक जगह नहीं होती, कोई किताब होगी, उसकी इंसाइक्लोपीडिया होगा, रिसर्च पेपर होंगे, उन्होंने भी 50-100 पेपर उठाए होंगे, लोगों से बात की होगी। देखो सर, आप मतलब कितना रियल समझ सकते हैं हम, क्योंकि उसमें जो फैक्ट दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में ही उसको माने कि हाँ भाई रियल होगा ही ऐसा। भैया वो डॉक्यूमेंट्री है और वो किस एंगल से बनाई गई है, वो क्या दिखा रही है, उसके हिसाब से बात होगी। नहीं, मैंने देखा नहीं है, और आपने जो देखा है उसको आप रिलेट कीजिए जो आपने पढ़ा है, तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके सर। सचिन, सुरभि जी, आपका कोई सवाल? बोलो। सर विवेकानंद तो एक देखा जाए तो एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर थे, उनका आप कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हो नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में? स्पिरिचुअल वर्ड जो बोला है ना, तो उनका स्पिरिचुअलिज्म नेशनलिस्टिक वेव में था। उनका स्पिरिचुअलिज्म भी रेशनल है, उनका स्पिरिचुअलिज्म भी न्यू वेदांतिक फिलॉसफी के ऊपर है। उनका स्पिरिचुअलिज्म आपको जगाता है, उनका स्पिरिचुअलिज्म आपको रेशनैलिटी, टॉलरेंस, empathy for the poor, value of education, leaving behind prejudices, leaving behind stereotypes, इन सब को छोड़ के आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनका स्पिरिचुअलिज्म इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन के गुड वैल्यूज को आगे लेके बैड वैल्यूज को छोड़ के बात करते हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। उनका कंट्रीब्यूशन नेता ना होते हुए भी नेता का है, स्कॉलर ना होते हुए भी स्कॉलर का है, संत ना होते हुए भी संत का है। वो भारत के स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के जनक हैं। और जो कुछ कहना है, और बाकी भाई कुछ बने कुछ ना बने, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी जिसको जो करना है वो करिए, लेकिन ठीक है। सर वो जोगेंद्र नाथ चटर्जी जहाँ शुरू हुआ था ये सब, उसके बारे में और बता देते। 1919 के अप्रोक्स आपने पूछा था। अरे जोगेंद्र नाथ चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल वो बनाएंगे अच्छे सारे। काकोरी कांड के बाद HRA था पहले, फिर HSRA बन जाएगा। और वही लोग चाहेंगे यूनाइटेड इंडिया में बनना चाहिए। इंडिया क्या होना चाहिए? फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है छोटे छोटे प्रोविंसेस और सबका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अब फाइनली तो हमारे यहाँ नहीं है, फाइनली तो हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड है, एंड इट इज टिल्टेड टुवर्ड सेंटर ऑल्सो। It is in favor of center. India believes in strong center. India is not an example of a conventional federation. India is an example of quasi federal, एक तरीके से पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो। और क्योंकि अभी हम पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें नहीं जा। और बोलो, और कुछ? तो मंडे को बाकी प्रश्न उठाते हैं और चीजों को आगे बढ़ा के इनको कुछ आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आप भी डाउट कर लीजिए, हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और हमारा पूरा एरिया कवर हो चुका है। बताइए बताइए, किसी को कोई सवाल है जल्दी बोलो। So wishing all of you all the best. Thank you very much. थैंक यू सर। राजीव जी, आंचल जी, रोहित जी और सुरभि जी का ज्वाइन करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। रिपोर्ट कीजिए, सब लोग काम कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, इशारा काफी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।